हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीवियस में, जिसमें आज हम 11 जुलाई 2023 की हिंदू एडिटोरियल की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहला अगर हमारा आर्टिकल है तो वो है वुमेन्स रिप्रोडक्शन ऑटोनॉमी एज द न्यू कैचवर्ड। ये सबसे पहले तो आज जो है ये न्यूज जो है क्यों दिया गया उसके बारे में बता दूं। आज है 11 जुलाई, 11 जुलाई, ठीक है। तो 11 जुलाई को क्या होता है आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के हिसाब से इन्होंने पॉपुलेशन के हिसाब से कुछ बात की है कि वुमेन्स को किस तरह की रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी मिलना चाहिए देश में, जो है वो किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, या फिर जो हम पॉपुलेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल पे करना चाहिए, कंट्रोल मेजर्स पे करना चाहिए, लेकिन इन्होंने बताया कि मेजर से भी बढ़ के या फिर पॉपुलेशन कंट्रोल से भी बढ़ के हमारे लिए ये ज़्यादा है कि वुमेन्स को रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जो है वो देनी चाहिए, जिससे कि वुमेन्स अगर खुद कैपेबल हो कि वो ऑटोनॉमी है, वो अपनी डिसीजन खुद ले सके, तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। अगर उनको ऑटोनॉमी नहीं दिया जाएगा, फोर्स सेक्सुअल असोल्ट किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, या चाइल्ड मैरिज जैसे चीजें किया जाएगा, तो इस चीज में प्रॉब्लम ये होगी कि पॉपुलेशन तो राइज होगी होगी और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट को कहीं ना कहीं हम लोग खत्म करेंगे। तो इसीलिए यहाँ बात किया गया वुमेन्स को जो है रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी देनी चाहिए, जिससे कि हम लोग अलग चीजों को ध्यान ना देके हम मोस्टली वुमेन की जो एम्पावरमेंट है उन पे ध्यान दें, जिससे कि वुमेन जो है एक की रोल निभा सकती है हमारे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में। तो ये चीज यहाँ पे बताया जा रहा है और किस तरह से ये प्रोग्रेस कर सकते हैं, किस तरह से इनको फिजिकली ऑटोनॉमी जो है आज के टाइम पे नहीं मिल रही है, और क्या गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में इस आर्टिकल में बताया। चलिए कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर थीम की बात करें, इस साल की थीम क्या है, अनलेसिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल टू अनलॉक आवर वर्ल्ड इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। ये इसकी थीम है। थीम बस आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि इस तरह की अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के ऊपर या कोई भी वन डे की वन लाइनर की क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको इस टाइप के ऑप्शन जो है वो मिलते हैं, तो वो आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो क्या बताया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक अच्छा चीजें बता रही है कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें, अगर वुमेन्स को फुल पोटेंशियल देने की बात करें, वुमेन्स हो चाहे वो गर्ल्स को, या फिर उनको एनकरेज करे या नर्चरिंग करे कि उनके जो डिजायर है, वो जो इच्छा है उनकी फैमिली के या उनके तरफ, तो उनको क्या करना चाहिए, हमें फुल पोटेंशियल की तरफ बढ़ाना चाहिए, ठीक है। जिससे कि वो अलग अलग लीडरशिप आइडिया जो है, लीडरशिप की जो वैल्यू है वो डेवलप कर सके, उनके अंदर आइडिया डेवलप हो, इनोवेशन हो, क्रिएटिव हो, जिससे कि हमारी सोसाइटी को एक अलग ही लेवल जो है वो मिले। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया जो है सबसे पॉपुलेशन नेशन है, यानी कि सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन की मानी जाती है वो इंडिया की मानी जाती है। और अभी आपने यूएन की रिपोर्ट भी देखी होगी 2023 की, जिसमें इंडिया ने चाइना को कहीं ना कहीं सरपास कर दिया है। वो तो अब आपके सेंसस होने के बाद ही पता लगेगा इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी स्टेज है, ठीक है। अगर हम बात करें वुमेन की, कहीं ना कहीं अभी अच्छी रोल निभा रही है किन चीजों में, आपके साइंस में, टेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चर हो या हेल्थ हो या फिर आपके एजुकेशन हो, हर जगह पे वुमेन्स जो है एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभा रही है। और साथ ही साथ वुमेन्स को हमें क्या करना चाहिए, जरूरी है कि हमें वुमेन्स को और ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए उनके रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी के थ्रू, क्योंकि ये इनकी कोर एरिया है। और इनमें अगर हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया तो ऑटोमेटिकली हम जो पॉपुलेशन के अलग अलग मेजर्स को अपनाते हैं, तो वो मेजर्स जो है अपनाना नहीं पड़ेगा, और हमें वुमेन्स को अगर ऑटोनॉमी दिए तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है वो भी कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। हम अगर टारगेट करते हैं कि पॉपुलेशन नंबर को या फिर उनके जो पॉपुलेशन नंबर को बढ़ने की या घटने की, इस बात की हम लोग हमेशा क्या रहते हैं, चिंता में रहते हैं। इस तरह की चीजों को हम लोग टारगेट हमेशा करते रहते हैं। इंश्योरिंग हमें करना क्या चाहिए, हमें करना चाहिए उनकी रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी देना चाहिए हर एक वुमेन्स को, जिससे कि हमें इनके जो फर्टिलिटी रेट है उससे कहीं ना कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हम लोग जो फर्टिलिटी रेट को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं या फिर हम लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर परेशान रहते हैं। एक्चुअली हम उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर हमने वुमेन्स को रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी दे दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, आपकी फैमिली प्लानिंग में जो है हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ जो आइडियल पॉपुलेशन साइज है वो फैमिली का
वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा, जिससे हमारी कम्युनिटी और हमारी कंट्री जो है एक नए दौर से गुजरेगी, यानी कि नई अचीवमेंट जो है मिलेगी। अगर हम बात करें पॉपुलेशन स्टेबिलिटी की, जब पॉपुलेशन स्टेबिलिटी कब आएंगे, जब हम इनमें डिस्क्रिमिनेशन फ्री रखेंगे, यानी कि कोई तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखेंगे, किसी तरह का अत्याचार या वायलेंस जो है वो नहीं करेंगे। रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल हेल्थ सर्विस अगर अफोर्डेबल तरीके से दी जाए और इनको एक्सेप्टेबल हो और इनको एक्सेसिबल हो, जहां मतलब कहने का मतलब है एक्सेसिबल का मतलब जैसे आप लड़कियां दूर दूर गाँव में रहती है और उनके पास तक अगर उस गाँव में हेल्थ सर्विस पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक्सेसिबिलिटी है। हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और वुमेन्स और कपल्स को क्या होना चाहिए, उनको ऑटोनॉमी होनी चाहिए, वो कितने बच्चे चाहते हैं और कब चाहते हैं, उनके पास खुद राइट्स होनी चाहिए। यानी कि वुमेन्स के पास इस तरह की खुद की राइट्स होनी चाहिए कि वो कब बच्चा करना चाहते हैं और कब जो है सही टाइम है उनके लिए। तो इस चीज पे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि वुमेन्स को क्या देनी चाहिए, हमें ऑटोनॉमी जो है देनी चाहिए। अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, क्या बताया जा रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो कि 11 जुलाई आज के दिन है, इंडिया जो है डिजर्व करता है कि फैमिली प्लानिंग को इनिशिएटिव करे, ठीक है, और साथ ही साथ जो इसके बहुत सारे चैलेंज हो उनको क्या करे, उनको कहीं ना कहीं टैकल करे। इसका जो एम है, मेन एम जो है क्या करना, इंक्रीजिंग करना कि जो कंप्रेहेंसिव पैकेज है जो कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है, कंप्रेहेंसिव पैकेज को उसको क्या करना, बढ़ाना इंडिया के लिए। और इसका जो फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मॉडर्न शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है, यानी कि जो इसके जो फोकस होने चाहिए वो मॉडर्न में छोटे होने चाहिए और लॉन्ग एक्टिंग होनी चाहिए, यानी लंबे समय तक काम करें। जैसे कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, परमानेंट मेथड्स का यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन काउंसलिंग सर्विस इंक्लूडिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, ताकि जो है हम लोग पॉपुलेशन को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। और साथ ही साथ ऑटोनॉमी तो काफी जरूरी है, क्योंकि अगर फीमेल अगर ऑटोनॉमी नहीं होगी तो वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले पाएगी, उसको काउंसलिंग की जरूरत तो उसको पता ही नहीं होगा अगर वो उसको ऑटोनॉमी नहीं मिलेगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए एक वुमेन है और वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो वो क्या काउंसलिंग करने जाएगी, क्या काउंसलिंग करवाने जाएगी, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और अगर मान लीजिए अगर वुमेन हर चीज जो है शेयर नहीं कर पाती है, तो उसको अगर ऑटोनॉमी दी जाएगी तो कहीं ना कहीं वो बाहर जाके उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन जो है गैदर कर सकती है, ठीक है। इंडिया की जो कमिटमेंट है कि वो फैमिली प्लानिंग को कब तक लाएंगे, 2030 में जो है फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस जो तरीका है वो अपनाएंगे, और इसके जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो बास्केट्स है उसको क्या करेगी, इंक्रीज करने की बात भी कर रही है, ठीक है, कब 2030 तक की। अगर हम बात करें, ये कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन की जो बात की जा रही है वुमेन्स के अंदर, वुमेन्स राइट में उनको ऑटोनॉमी दी जाएगी, उनकी एडवांसमेंट की जाएगी, जिससे कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कहीं ना कहीं प्रिवलेंस पे आए। अगर हम बात करें, अगर उनको टाइमली एक्सेस हो जाए, यानी कि क्वालिटी या अफोर्डेबल फैमिली प्लानिंग सर्विस, तो कहीं ना कहीं ये जो अनस्पेस प्रेगनेंसी है उसको क्या करेगी, जो बच्चे जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको कहीं ना कहीं रोक पाएगी। और साथ ही साथ ये जो न्यू बॉर्न बेबीज होती है उनकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी कहीं ना कहीं ये समझ पाएगी और उस चीज को टैकल कर पाएगी, जिससे कि हमारी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है मैटरनिटी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी, हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर जो कि ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है किसी की जो न्यू बॉर्न हेल्थ होती है, जो रिप्रोडक्टिव के टाइम पे जो ज्यादा प्रॉब्लम करती है, ये सारी चीजें करती है। कहीं ना कहीं हमें क्या करनी चाहिए, इन चीजों को टाइमली और क्वालिटी तरीके से हमें लोगों के बीच में पहुंचाना जो है जरूरी है। अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके लिए प्रोग्रेस पे है, यानी कि इन चीजों पे डेवलपमेंट के प्रोग्राम हो या फिर पॉपुलेशन हो, इन चीजों पे जो प्रोग्राम लिए जाते हैं या फिर स्कीम्स वगैरह लाए जाते हैं जो इम्प्लीमेंट किए जाना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं तेजी से उसको अप्लाई भी कर रही है। अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें बर्थ पे, तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडिया में देखा गया है सिग्निफिकेंटली क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। कंपेयर करें अगर 1990s की, तो इंडिया की जो अभी की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है, यानी कि 72 ईयर्स अभी तक आपको देखा होगा, तो 71.8 आई थिंक ईयर जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है इंडिया की अभी बनी हुई है। अगर हम मैटरनल हेल्थ की बात करें, इंडिया ने इसमें भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिखाया है, और जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी है उसको भी कहीं ना कहीं क्या किया है, कम किया है, कितने से आपके 254 था 2004 में, और इसको अभी 97 लेके आए हैं, कितने 1 लाख बर्थ पे। ध्यान रखिए ये मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो 1 लाख पे ही निकाला जाता है, 1 लाख पर ईयर के हिसाब से निकाला जाता है,
ठीक है। अगर दूसरी बात करें, जेंडर एम्पावरमेंट के लिए भी यहाँ पे काम किया गया। जब 2000 की बात की जाए, 2000 की शुरुआत में, 2000 की शुरुआत में इंडिया ने जो चाइल्ड मैरिज को कहीं ना कहीं हाफ कर दिया है, जिससे जो टीनेजर प्रेगनेंसी है वो भी क्या हुआ है, ड्रामेटिकली डिक्रीज हुआ है। क्यों? एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि देखिए जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो इंडिया ने कहीं ना कहीं अपना अप्लाई किया है, जिसके कारण से जो टीनेजर प्रेगनेंसी हो या फिर चाइल्ड मैरिज हो, उसको क्या किया है, कर्टेल किया है। और साथ ही साथ एजुकेशन को भी लोगों के पास पहुंचाया है, हेल्थ सर्विस को पहुंचाया है, और न्यूट्रिशन चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इंप्रूव किया है, जिसके वजह से आज हमें ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें नो फिजिकल ऑटोनॉमी, अगर हम फिजिकल ऑटोनॉमी नहीं थे, ठीक है, तो देखिए बहुत सारे वुमेन जो है वो क्या कर रहे हैं, फिजिकली ऑटोनॉमी के लिए जूझ रहे हैं, यानी कि उनके अंदर अभी भी कमी है फिजिकल ऑटोनॉमी की। ठीक है, जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या कहता है कि 10% वुमेन जो है अपने डिसीजन खुद ले सकती है, अपने हेल्थ से रिलेटेड डिसीजन जो है खुद ले सकती है, लेकिन 11% वुमेन्स का ये मानना है कि जो मैरिटल वायलेंस जो ज्यादातर होती है वो किसकी वजह से, वुमेन्स की अगर सेक्स ना करने की वजह से, अगर हस्बैंड कहता है कि सेक्स करने के लिए लेकिन वुमेन क्या कहती है नहीं सेक्स नहीं करना है, तो उस वजह से क्या होती है, 11% जो है वायलेंस होती है। और जो आधी से ज्यादा जो प्रेगनेंसी होती है इंडिया में वो अनप्लान्ड होती है, यानी कि प्लान तरीके से नहीं होती है। जो एडवांस जेंडर इक्वलिटी है सिर्फ जस्टिस की बात नहीं करता है, बट वुमेन्स पॉपुलेशन को पूरी तरह से वुमेन्स को क्या करता है, जस्ट भी दिलाता है, सिर्फ ये जस्ट दिलाने का काम नहीं करता है, और बल्कि हमारे जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो भी दिखाता है कि किस तरह से हमारी पॉपुलेशन जो है एक नई शेप जो है वो ले रही है। अगर एजिंग सोसाइटी की बात करते हैं, अगर जो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि भैया ज्यादा पुराने टाइम पे क्या होता था कि ज्यादा फैमिली बड़ी होगी तो वर्किंग हैंड जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और जिसके कारण से क्या हो गया, हमें अर्निंग जो है ज्यादा होगी। लेकिन आज के टाइम पे थोड़ी सी जो माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है, और यहाँ जेंडर पैरिटी लाने की बात कर रहे हैं कि आज के टाइम पे ये कह रहे हैं कि जो लेबर प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, और हमारे अंदर जो लेबर है वो क्या होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं जेंडर पैरिटी जो है वर्कफोर्स के बीच में इफेक्टिव तरीके से इंप्रूव भी आनी चाहिए, जिससे इनकम उनकी क्या हो, ग्रोथ हो। अगर बात करें हमारी कंट्री की, वो कहीं ना कहीं ज्यादा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ किया है। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग में उनका रोल जो है वुमेन एम्पावरमेंट का काफी ज्यादा रहा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट लाया है ह्यूमन कैपिटल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। अगर बहुत चीजों की हम बात करें, बहुत अलग चीजों की बात करें, तो इनकी जो फोकस है सबसे ज्यादा किस पे है, जेंडर इक्वलिटी पे, जिसके कारण से इनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं नेशनल पॉपुलेशन की जो स्टेबलाइजेशन है और पॉपुलेशन डायनामिक है उससे हटकर होना चाहिए, उसको उससे क्या कहते हैं, दूर ले जाना चाहिए। क्या कह रहा है, जो फोकस है, द फोकस ऑन जेंडर इक्वलिटी हेल्प शिफ्ट द फोकस अवे फ्रॉम नेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड पॉपुलेशन डायनेमिक बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव चॉइस ऑफ। देखिए हमें पॉपुलेशन स्टेबिलिटी पे जो है वो काम नहीं करना चाहिए, हमें काम करना चाहिए जेंडर इक्वलिटी पे। जेंडर इक्वलिटी यानी कि ऑटोनॉमी देने पे, अगर ऑटोनॉमी ऑटोमेटिकली देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो रिप्रोडक्शन जो है, पॉपुलेशन डायनामिक जो हमें दिख रही है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए नजर आएगा। अब इंडिया की अगर सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें भी एडवांसमेंट मिली है जेंडर इक्वलिटी में। ठीक है, इनकी इकोनॉमिक भी ग्रोथ हुई है, और अगर वास्तव में देखा जाए जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी कहीं ना कहीं राइज की है 10% पॉइंट, जो कि मोर देन 70% ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ है किसके अंदर, जीडीपी के। हमारे जीडीपी की अगर बात की जाए तो 70% पोटेंशियल जो ग्रोथ दिखाती है वो कहीं ना कहीं 10% पॉइंट से अगर बढ़ भी रही है तो भी हमें अच्छी खासी जो है हमारी जीडीपी नजर आती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो हमें किन चीजों पे जो है इन्वेस्टमेंट अभी जरूरी है, जो हमारा फोकस एरिया होना चाहिए वो इक्वलिटी सेंटर ग्रोथ होनी चाहिए, उनके राइट्स की बात होनी चाहिए, उनको जो है जो प्रोमिसेस दिया गया है, जो हेल्प करने की प्रोमिसेस दिया गया उनको कहीं ना कहीं उन पे फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, जिससे कि वुमेन्स की लाइफ की जो इन्वेस्टमेंट है जिस अलग अलग स्टेज पे, जैसे कि बर्थ, चाइल्ड बर्थ के से लेके एडोलेसेंस से लेके मैच्योरिटी तक के जो भी चीजें हैं उन सब में क्या होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इंगेजिंग वुमेन्स, गर्ल्स, अदर मार्जिनल पीपल, उनके लिए लेजिस्लेशन, पॉलिसी और एम्पावरमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो अपनी राइट्स जो है उसको पहचान सके और उसको इम्प्लीमेंट कर सके सही डायरेक्शन की तरफ।
अगर पॉपुलेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो ये हमें एक कमिटमेंट देता है कि हम इंडिविजुअल राइट्स पर्टिकुलरली वुमेन्स राइट्स की हम क्या करें, बात करें और उनको वेलबींग करने की बात भी करें। और हमें इसके लिए क्या रखना पड़ेगा, पॉपुलेशन और डेवलपमेंट को क्या करना पड़ेगा, दोनों को ही हमें साथ साथ जो है लेके जाना पड़ेगा, जिससे कि जेंडर जस्ट अप्रोच और सॉल्यूशन जो है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक बने हमारे लिए। मतलब जेंडर के लिए क्या करना चाहिए, हमें जस्टिस लाना चाहिए, जेंडर इक्वलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए और उनके लिए अलग अलग सॉल्यूशन लेना चाहिए, जिससे कि इंडिया जो है और ज्यादा मजबूत स्थिति में खड़ा हो। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको ये जो आर्टिकल है वो अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। चलिए सेकंड आर्टिकल की बात करते हैं, सेकंड मून शॉट। जैसे कि नाम पता लग रहा है, चंद्रयान स्पीक टू मून राइजिंग इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक पॉलिटिकल एंड मिलियस। क्या बताया जा रहा है कि जो अभी चंद्रयान 3 जो लॉन्च होने वाला है, चंद्रयान 3 जो है लॉन्च होने वाला है कब, जुलाई 14 को। तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है, क्यों हमारा चंद्रयान 2 जो है फेल हुआ है, चंद्रयान 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये लैंड करेगा और क्या हमें आगे की अपॉर्चुनिटी क्या देगा, इसके बारे में सारा डिटेल है। अगर देखा जाए कॉन्टेक्स्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले कि बताया जा रहा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:35 के पीएम पर जुलाई 14 को क्या किया जाएगा, इसरो जो है प्लान किया है चंद्रयान 3 को मिशन को लॉन्च करने का, कहां पे, मून पे। ठीक है, और ये किसके द्वारा हो जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, कल भी मैंने इसके बारे में बात किया था, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के द्वारा, जो कि कहां से लॉन्च किया जाएगा, श्री हरिकोटा से। चंद्रयान 3 की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये रिप्लेस करेगी किन चीजों को, जो पुरानी चंद्रयान 2 है उसको रिप्लेस करने की बात की जा रही है। जो चंद्रयान 2 है वो जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जुलाई 2019 में ही लॉन्च किया गया था। और इसमें क्या था, एक ऑर्बिटर और एक लैंडर। ठीक है, और इसमें क्या, और एक क्या चीज था, रोवर। यानी कि 3 नाम थे, लैंडर को विक्रम कहा गया और रोवर को जो है प्रज्ञान। जबकि जो ऑर्बिटल एंटरिंग है, मतलब मून की जो ऑर्बिट के चारों ओर जो ऑर्बिटर है वो क्या करता है, एंटर करता है। और जो सरफेस मिशन है, जो वहां पे एंटर करने के बाद जो सरफेस पे आता है मून के, तो वहां पे क्या होता है, ये मिशन जो है फेल हो जाता है। कब, सितंबर में। जब क्या होता है, जो लैंडर है वो क्या होता है, जब लैंडिंग करते टाइम पे क्या होता है, क्रैश हो जाता है। और क्रैश होने के बाद से यहाँ मिशन जो हो जाती है वो फेल हो जाती है। ठीक है, इसरो की बात करें, इसरो ने इस प्रॉब्लम को क्या किया, बाद में आइडेंटिफाई किया और इन्होंने कुछ नई अनएक्सपेक्टेड डिस्पर्सन जो है प्रोपल्शन सिस्टम को क्या इसमें गाइडेंस देने की बात की। अगर हम बात किए जाए चंद्रयान 3 की, तो इसमें क्या बताया गया, जो किस तरह से ये काम करेगा वो आप जरा समझिए। यहाँ पे चंद्रयान 3 की जब बात की गई है तो यहाँ सबसे पहले रॉकेट क्या करेगा, प्लाईवुड को लेके जाएगा कहाँ पे, अर्थ की इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में। उसके बाद जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका काम बन जाएगा, वो क्या करेगा, जो लैंडर है उसको मून के सर्कुलर ऑर्बिट में राउंड कराएगा। ठीक है, चारों तरफ लेके जाएगा और उसके बाद लैंडर को क्या करेगा, डिटेच करके वहां पे फाइनली क्या करेगा, जो लैंडर है उसको लैंड करवा देगा, ग्रेजुअली क्या करेगा, ग्रेजुअली लैंडिंग करेगा। कब, ऑन अगस्त 23-24 को इस ईयर में। अगर सरफेस की बात की जाए, उसके सरफेस पे क्या करेगा, लैंड करेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, टू इम्प्रूव द चांस ऑफ सक्सेस एट दिस स्टेज। यहाँ पे बताया जा रहा है, जो इसरो ये कह रही है कि जो यहाँ पे सक्सेस होने की चांस है वो किस वजह से है, यहाँ पे अलग अलग चीज की वजह से। सबसे पहले तो स्ट्रेंथनिंग लैंडर्स की जो लेग्स है उसको मजबूत किया गया है, जिससे जो क्रैश हो, उसके वजह से जो लास्ट ईयर क्रैश हुआ था तो उसके वजह से वो लैंड ठीक से नहीं हो पाया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ मिलेगी। जो यहाँ पे लोअर थ्रस्ट की बात की जाए, जो यानी कि प्रेशर, टाइम के साथ जो प्रेशर लगता है उसकी मिनिमम करने की बात की जा रही है। और यहाँ पे पावर को इनहेंस करने की बात की जा रही है, जो एबिलिटी ऑफ पावर है उसको इनहेंस बढ़ाने की बात की जा रही है। और लैंडिंग सिक्वेशन को अपग्रेड करने की बात की जा रही है, मतलब बढ़ाने की बात की जा रही है लैंडिंग सीक्वेंस को। ठीक है, मतलब उसके टाइमिंग को। अगर तो इससे बेनिफिट क्या होगा, इंडिया जो है अभी जो है सेकंड अटेम्प्ट कर रही है, क्योंकि पहले भी इस तरह से कर चुकी थी, जिसके वजह से लैंडर जो है वो ठीक से लैंड नहीं हो पाया और क्रैश हो गया। अगर हम बात करें सॉफ्ट लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की जो यहाँ पे क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगी तो इस तरह की फेलियर जो है दोबारा देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए जो सबसे ज्यादा फोकस है कि जो लैंडिंग हो वो कैसा हो, सॉफ्ट हो, यानी कि सही तरीके से वहां पे लैंडिंग हो। ठीक है, अगर ये मिशन सक्सेसफुली होता है तो कहीं ना कहीं हमें जो आर्टेमिस एकॉर्ड है,
जो हमने यूएस के साथ किया है, ठीक है, तो उस पर भी एक नई डिसीजन लेने को मौका मिलेगा, जो कि अच्छी तरीके से हम ग्रुपिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर मिशन की बात करें, countries the second have to soft landed rover on the moon. The importance this feat cannot be overstated. A slew public and private moon landing is in. देखिए क्या बताया जा रहा है। सबसे पहले अगर बात की जाए, अगर इस तरह के मिशन को सक्सीड होता है तो कहीं ना कहीं हमें जो है इंटरनेशनल चीजों पे कंपटीशन करने में हेल्प मिलेगी, इंटरनेशनल चीजों में अपने आप को रिकॉग्नाइज करने में ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर क्या है, स्पेस में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर अमेरिका की बात की जाए, ठीक है, तो अमेरिका में आपके प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट कंपनी भी है। चाइना, रसिया, इन सब में क्या है, गवर्नमेंट कंपनी भी है, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या चाह रहे हैं कि हम जो है जल्द से जल्द जो इन सारे मिशन को कंप्लीट करें। तो अगर इस तरह की लैंडिंग जो है अच्छी होगी तो, या फिर सक्सेसफुल होगी इस तरह की मिशन, तो ऑटोमेटिकली हमें जो है एक नई पहचान जो है स्पेस की दुनिया में मिलेगी। और जो हम लोग परमानेंट बेस जो स्टेब्लिश करने वाले हैं, जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो एंटिटीज है, वो क्या चाहते हैं कि हम जो है मून पे क्या करना चाहते हैं, परमानेंट बेसिस बनाना चाहते हैं नेचुरल सैटेलाइट से। और कुछ तो जैसे चाइना और रसिया जो है वो तो ये चाहते हैं कि हम वहां पे क्या नाम है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च सेंटर ही बना डालें, ठीक है, ताकि उसको और बर्बाद करें, मतलब हम लोग आर्टिफिशियली चीजों से वहां की जो नेचुरल चीजें है उसको और खराब करते चले। तो ये सक्सेस कब हो सकती है, जब हमें चंद्रयान-3 की मिशन को जो है सक्सेसफुल बनाए, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज की रिकॉग्नाइज जो है बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगी। तो यही चीज इसमें बता रहा है कि इसमें और अदर फीचर्स की अगर बात करें, मिशन में 6 साइंटिफिक प्लायलोड है, जिसमें 7 इंस्ट्रूमेंट है, एक 7 इंस्ट्रूमेंट है जिसमें प्रपोजल मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें लाइफ ऑफ अर्थ टू हेल्प दी साइंटिफिक, जो कि हेल्प करेगी किसमें, जो प्लैनेट से पहले जो सोलर सिस्टम है वो किस तरह से काम किया था उसके लाइफ के बारे में भी बताएगी। और चंद्रयान-3 जो है ऑफर करेगी एक इंडिया को नई अपॉर्चुनिटी, जिससे कि वो लीड कर सके वर्ल्ड के रिस्पॉन्स को, कि मून की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस जो है हमारे साइंटिफिक और पॉलिटिकल मिलियू में किस तरह से बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल है एआई डिसरप्टिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड इंडिया चेक। क्या बताया जा रहा है, देखिए ये आर्टिकल जो है आपके बता रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के वजह से किस तरह से लोगों की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, किस तरह से आगे फ्यूचर में इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे बता रहा है। अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो ये क्या बताया जा रहा है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक दिन हमारे लाइफ के साथ ही आके क्रैश होगा, यानी कि जुड़ जाएगा पूरी तरह से, हमें क्या करेगा, क्रैश करेगा। चाहे वो पोएम की बात हो, चाहे हमें कोई भी लाइन पिकिंग करने की बात हो, कोई भी टफेस्ट एग्जाम देने की बात हो, उन सब में हमारे आज के टाइम पे एआई जो है आगे के टाइम पे, आने वाले टाइम पे जुड़ जाएगा। अगर हम रिसेंट राइज की बात करें, तो जैसे कि लार्ज एलएलएम यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई ने क्या किया है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पैदा किया है ग्लोबल प्रोग्रेस के लिए। यानी कि जो हमारे ग्लोबल प्रोग्रेस है उसमें एक अहम रोल निभाया है क्या, लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई, ठीक है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस। अगर चैट जीटीपी की बात करें, आज के टाइम पे ज्यादा चल रहा है, और ये कहीं ना कहीं ट्विटर जैसे हो गए या फिर हमारे जो सर्वर्स हो गए, उनको कहीं ना कहीं कमांड देने का, क्रैम्प करने का काम कर रहा है महीनों से, ठीक है। ट्विटर जैसे हो गया, ये चैट जीटीपी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, जिससे कि एक लोगों को क्या है, बांध के रख रहे हैं आज के टाइम पे, ठीक है। अगर एथिकल डिबेट की बात की जाए, तो यहाँ पे एआई क्या कर रहा है, एक प्रोडक्टिव पावर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। एथिकल डिबेट की अगर बात की जाए, जो जनरेटिव एआई है वो एक क्या कर रहा है, प्रोडक्टिव पावर के रूप में काम कर रहा है, जो कि जो आज के टाइम पे एक नॉन यूजर जो है वो कर नहीं सकता। यानी कि जो इतना ज्यादा फास्ट, इतना ज्यादा रिलायबल, कि हम लोग की जो इंपॉर्टेंस है, जो ह्यूमन की इंपॉर्टेंस है, उसको क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं खत्म कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को क्या कर रहा है, बहुत ही ज्यादा और ज्यादा टफ कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसके पॉजिटिव इफेक्ट की बात करें, तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, तो अलग अलग तरह के पॉजिटिव इफेक्ट बताए गए, ठीक है। इसके पहले सबसे पहले पॉजिटिव बात कर लेते हैं, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे, ठीक है। देखिए एआई जो बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं वर्क प्रोडक्शन को क्या करेगा, इंप्रूवमेंट करेगा। 14% जो इनमें जो एमआईटी की जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने अपने डाटा के हिसाब से बताया कि जो एआई का टूल है वो कहीं ना कहीं वर्कर प्रोडक्टिविटी को 14% इंक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन को, और बेटर ट्रीटमेंट देगा कस्टमर सर्विस एजेंट को, और साथ ही साथ एम्प्लॉय की रिटेंशन जो है वो भी बढ़ाएगा,
और बहुत सारे एक्सपर्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि एआई जो है नॉट रिप्लेस एम्प्लॉइज बट एम्प्लॉइज यूजिंग जनरेटिव एआई विल रिप्लेस डू नॉट अपस्किल। कहने का मतलब ये सिर्फ एम्प्लॉइज को ही रिप्लेस नहीं करेगा बल्कि एम्प्लॉइज की जो स्किल्स है उनको भी बढ़ाने का काम करेगा। सपोज कीजिए आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि आपको एक ऐसे कैसे लिखना है। पहले के टाइम पे क्या होता था, बच्चा एक ऐसे जो है अच्छी तरह से सजा धजा के बहुत मेहनत करके लिखता था, लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट होने के कारण से बच्चा फटफट क्या करता है, इंटरनेट पे सर्च मारता है, आज के टाइम पे मिल जाता है। लेकिन एआई के आने की वजह से और ज्यादा जो है उसको फायदा हो गया है कि वो और अच्छी तरह से बेटर तरीके से कंप्यूटर को समझ सके और एआई के थ्रू ही वो अपने एसेस को और बेटर तरीके से लिख पाता है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, जो मेंटल एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है और उनकी जगह कौन ले रहा है, आपकी एआई जो है उनकी जगह ले जा रहा है। अगर हम रिसेंट सर्वे की बात की जाए तो क्या बताया जा रहा है, जो लिंक्डइन है वो क्या बताया जा रहा है, टॉप 50 कंपनीज में आते हैं, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट की, जिसमें 70% जो है वो हेल्प किसके लेता है, एआई की हेल्प लेता है, जिससे कि वो अपनी चीजों को फास्टर बना सके, स्मार्टर बना सकते और प्रोडक्टिव बना सके। अगर करंट इम्पैक्ट की बात करें कि ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं लार्जर गेन करेगा ओवर नेक्स्ट 5 ईयर में, यानी कि आगे आने वाली 5 सालों में ये बहुत ही ज्यादा गेन करने की बात किया जा रहा है। जो एमआईटी के जो प्रोफेसर है वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें बिजनेस को प्रोसेस करना चाहिए, रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस प्रोसेस और इंक्रीज इन्वेस्टमेंट टू एसेंशियल फुल लेवरेज, जिससे कि हमें जो एआई की जो प्रोडक्टिविटी है, पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं और ज्यादा मिल सके। ठीक है, ये तो इनकी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही हैं। अगर हम बात करें रिसर्च की, पूरे वर्ल्ड में अगर रिसर्च किया गया है, जो लार्ज ऑप्टिमिस्टिक ये पाया गया है कि एआई का इम्पैक्ट जो है ऑन ग्रोथ, इम्पैक्ट जो है ज्यादातर हमें ग्रोथ में दिखा है, यानी कि ग्रोथ को बढ़ाने में एआई का एक इंपॉर्टेंट रोल दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें ग्लोबल जीडीपी की तो ये कम से कम इंक्रीज कितना करेगा, 14%, जो कि 15.7 ट्रिलियन डॉलर जो होगा वो जीडीपी का होगा। ठीक है, वर्ल्ड की, ग्लोबल की, कब तक, 2030 तक। क्यों, क्योंकि इस तरह की एआई टेक्नोलॉजी जो है, एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी जो है वो आने के वजह से। जो गोल्डमैन रिसर्च ने 2023 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जो जनरेटिव एआई है वो अकेला ही ग्लोबल की जो जीडीपी है वो 7% राइज करेगा, यानी कि 7 ट्रिलियन राइज करेगा। कब, अगले 10 साल में, ओवर 10 ईयर पीरियड में। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, कहीं ना कहीं एआई को इंपॉर्टेंस माना जा रहा है और एआई की कैपेबिलिटीज को बताया जा रहा है कि एआई किस तरह से कैपेबिलिटीज जो है वो इम्प्रूव कर सकता है और आगे जो है कितना हमें इनकम करके दे सकता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ह्यूमन और मशीन की जो कम्युनिकेशन है उसको भी डिक्रीज करने का काम करेगा। सही बात है भैया, पहले जो ह्यूमन अपनी इंटेलिजेंस के यूज करके करता था, आज वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जा रहा है। ठीक है, अगर एआई की रिजल्ट की बात करें, ये कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली इंक्रीज कर रहा है। और अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप की, अगर 2 डिकेड की या यूएस की या वेस्टर्न यूरोप की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटेंशियली इनकी जो एआई की कैपेबिलिटी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और इनकी ग्रोथ रेट जो पर कैपिटल इनकम है वो भी कहीं ना कहीं सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रहा है। अगर हम 44% यूएस एक्सपर्ट की बात करें, वो एग्री करते हैं कि एक्सपेक्टेड सब्सटेंशियल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जबकि 46% क्या बता रहे हैं कि अनसर्टेनिटी इससे पैदा हो रही है। अगर हम बात करें किस चीज की, कि बताया जा रहा है सब्सटेंशियली इंक्रीज जो है जीडीपी का पर कैपिटा कितना परसेंट रहा है, एक्सपेक्टेड कितना रहा है कि 34%, जो कि यूरोपियन एक्सपर्ट ने बताया है। अगर हम बात करें 42% वेयर अनसर्टेनिटी, जहां पे 42% जो है अनसर्टेनिटी रहा है यूरोपियन एक्सपर्ट्स का। ठीक है, किसमें, जो जीडीपी की इंक्रीज में। अगर हम 2% की बात करें, ये बिलीव करते हैं कि एआई का कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है कि जीडीपी के इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है डाटा ये सारी बताती है। अगर हम बात करें इफेक्ट क्या रहा है, एडवर्स इफेक्ट क्या रहा है, इसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट रहे हैं, जैसे लेबर रिप्लेसमेंट। ठीक है, आज के टाइम पे एआई ने क्या किया है, जो जॉब्स है वो एआई ने क्या किया है, मशीन के थ्रू लेके आ गया है, यानी कि जो एक इंडिविजुअल इंसान करता था उसके काम को अब कौन कर रहा है, मशीन कर रहा है। ठीक है, रिसर्च पेपर जो टाइटल है रोबोट एंड जॉब्स, उसमें यूएस लेबर मार्केट के एविडेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, ड्रैकन एस मोगलू ने क्या बताया, जो कि एमआईटी के प्रोफेसर है, उन्होंने बताया कि रोबोट एडोप्टेशन हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन वर्कर्स
जो रोबोट का एडोप्टेशन है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, वर्कर के ऊपर। ठीक है, ये कहीं ना कहीं लेबर की जो शेयर्स है उसको रिड्यूस कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर रहा है और वेजेस को क्या कर रहा है और ज्यादा रिड्यूस कर रहा है। इसका जो इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है, वो सबसे ज्यादा किस पे पड़ रही है, ब्लू कॉलर वर्कर, यानी कि ब्लू कॉलर वर्कर किनको कहते हैं, लेबर क्लास को जो है ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इनके टास्क ऑटोमेशन और जो यूएस की वेज इनक्वालिटीज क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, राइज हो रही है। जो बताया जा रहा है, दो ऑथर इसको डॉक्यूमेंटेड करते हैं कि 50% और 70% चेंज जो यूएस में दिखाया जा रहा है वेज स्ट्रक्चर में, वो 4 डिकेड में देखा गया है। और वो वेजेस जो है इनकी डिक्लाइन हुई है, किनकी, वर्कर की ग्रुप की, स्पेशली रूटीन टास्क, जो रूटीन टास्क में जो डेली बेसिस पे इंडस्ट्रियल में काम करते थे उनकी क्या देखा गया है कि जो वेजेस है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 50% और 70% बताया जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रीब्यूशन भी कंसर्न लाता है, क्योंकि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, किस तरीके से पैसे को जो है बांटा जाए या फिर रिसोर्सेज को बांटा जाए, ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम कंसर्न जो है बना हुआ है। ठीक है, और ये इनइक्वलिटीज जो है लोगों के बीच में या वर्कर्स के बीच में लेके आती है, जिससे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है सोशल वेलफेयर में, उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो एआई के बारे में बताया जा रहा है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल साइड की, तो यह नंबर ऑफ सोर्स हाउ मे नॉट एडवर्सली इफेक्ट द मार्केट, 60% ऑफ वर्कर टुडे आर एम्प्लॉय इन ऑक्यूपेशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट 1940। अब ये अगर प्रॉफिट, अगर अच्छी चीजें बताया जाएगा तो क्या बताया जाएगा, जो आज की जो 60% वर्कर एम्प्लॉयड है, जो 1940s में था और आज के टाइम की अगर कंपैरिजन किया जाए, 60% वर्कर आज एम्प्लॉयड है। लेकिन अगर हम बात करें, ओवर 85% एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है लास्ट 80 ईयर में एक्सप्लेन करते हैं किसके वजह से, जो टेक्नोलॉजी ड्राइविंग के वजह से, जो नई नई पोजीशन आई है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ही आई है। तो कहीं ना कहीं एआई का एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट भी ये है कि वो आपके जो वर्किंग क्लास है, यानी कि टेक्नोलॉजी ड्राइविंग जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी क्या करती है, जनरेट करती है, जिससे जो लेबर मार्केट है वो क्या हो सके, अपग्रेड हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की क्या अपॉर्चुनिटी है, इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कंट्री है। यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट को जो है हमें पहले से ही एनालाइज करना होगा कि किस तरह से हमारी ये इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। अगर इफिशियंसी की बात करें, इफिशियंसी की बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, कहीं ना कहीं यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और सेंटर जो कि हमारे सेंटर्स हो गए या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री होगी, इनमें सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, रेगुलेशन करना चाहिए और इनको एक नई सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहिए। पीडब्ल्यूसी रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि बड़ी जो इकोनॉमिक है वो क्या करती है, ज्यादा एआई को गेन करती है। जैसे कि आपके चाइना हो गए, चाइना क्या कर रही है इस टाइम पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ज्यादा ही डिपेंडेबल हुई है। ठीक है, उसमें जिसमें 26% जो है इसकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो एआई के थ्रू ही दिखी है, जो कि हमें 2030 तक हमें दिखने वाली है। ठीक है, इंडिया को अपने क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए एजुकेशन ट्रेनिंग, किस पे, एआई के जो एजुकेशन हो या ट्रेनिंग हो उन पे फोकस करनी चाहिए। और इसको आसान बनाना चाहिए ऑनलाइन एजुकेशन को, जो कि हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा था कि बहुत ज्यादा एडवांटेज जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड ने लिया था। अगर हम एआई की बात करें, एआई कहीं ना कहीं आज के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, हमारी इकोनॉमिक्स हो या हमारी प्रोडक्टिविटी हो या हमारी ग्रोथ में हो। ठीक है, एक ऑप्टिमिस्टिक वे जो है हमें दिखा रहा है। ठीक है, जिससे कि हमारे जो लेबर मार्केट है, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं वो है हमारे लेबर मार्केट। इसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में भी दिखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें 70% अमेरिकन एक्सपर्ट की जो एक आईजीएम सर्वे किए थे, वो कहीं ना कहीं एग्री हुए कि एआई जो है वो कहीं ना कहीं एक हमारे चैलेंज बनाता है, हमारे सोसाइटी में एक गहरी चैलेंज जो है वो बनाता है। और साथ सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लेबर मार्केट, पॉलिटिक्स और डाटा प्राइवेसी, क्राइम, वॉरफेयर। इन चैलेंज को क्या करना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए और इनके लिए कुछ रेगुलेशन, जैसे साइबर रेगुलेशन टाइप के, इस तरह के जो चैलेंजेस है उनको फुलफिल कर सके, इस तरह के हमें साइबर रेगुलेशन भी क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या जरूरत होगी, नीड टैक्स कैपिटल सजेस्ट बाय, बहुत सारी एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं। और कहीं ना कहीं बैलेंस रिटर्न जो फ्रॉम कैपिटल एंड लेबर रिड्यूस टू डिस्प्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट, जो ये कैपिटल हो या बैलेंस रिटर्न हो, वो कहीं ना कहीं जो कम करती है आपकी क्या, कैपिटल को, लेबर को, जिससे कि वो डिस्प्लेसमेंट होते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इफेक्ट होता है।
तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, ग्रोइंग एडवांसमेंट एआई नाउ रियलिटी एंड इक्विप आवरसेल्फ एंड लेटेस्ट टूल हेल्प फॉर्ज अहेड। और हमें आगे की तरफ अगर बढ़ना है तो ऑटोमेटिकली जो एआई से रिलेटेड टूल्स है उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए, हमें साथ ही साथ इवॉल्व भी करना पड़ेगा, जिससे कि हम सभी को क्या होना चाहिए, इक्विटेबल वे में उसका यूज करना भी इजी हो और साथ ही साथ किसी भी जो सोसाइटी में कोई भी तबका है उसको प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।